रूसी शहर बेलगोरोद पर यूक्रेन के हमले से जुड़ी ये खबर है और थोड़ी देर पहले यूक्रेन के 30 मोर्टार हमले जानकारी मिली है। यूक्रेनी सेना ने 4 ड्रोन हमले भी किए हैं। बेलगोरोदस्की क्षेत्र में कई घरों को नुकसान पहुंचने की भी खबर आ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी वॉर जोन से खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रूस यूक्रेन का युद्ध परमाणु विनाश की ओर बढ़ने की आशंका क्यों तेज हो रही है। क्योंकि बीते 150 घंटे से रूसी ठिकानों पर यूक्रेन के ड्रोन और मिसाइल हमले जारी है और इस काउंटर ऑफेंसिव में खास बात यह है कि हमले नेटो देशों से मिले इंटेलिजेंस के आधार पर किए जा रहे हैं और इसके साथ ही हमलों में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। 21 अप्रैल को अमेरिकी मिसाइल से हमला करके यूक्रेन ने रूस के 100 साल पुराने युद्धपोत को नष्ट कर दिया है और इसके बाद क्रेमलिन ने कहा है कि ये रूस को नेटो पर हमले के लिए उकसाने वाला कदम है। क्रीमिया के ब्लैक सीज में अब तक रूस के 21 युद्धपोत तबाह हो चुके हैं और लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद नेटो के कई ठिकाने पुतिन के टारगेट पर आ चुके हैं। बीते 150 घंटे से रूसी सेना और रूसी मोर्चों पर यूक्रेन की बारूदी बरसात रुकी नहीं है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर काला सागर के रूसी मोर्चों तक यूक्रेन ने विनाशक बवंडर खड़ा कर दिया है। सोलह अप्रैल को यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव शुरू किया और 21 अप्रैल तक रूस को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। 21 अप्रैल को एक बार फिर रूस का ब्लैक सी नेवल फ्लीट यूक्रेन का टारगेट बना। इस बार यूक्रेन ने हमला किया है रूस के ब्लैक सी फ्लीट ठिकाने सेवास्तोपोल बे पर। क्रीमिया के सेवास्तोपोल बे में रूस का नेवल शिप तैनात था और तभी यहां जोरदार धमाका हुआ। सेवास्तोपोल बे में खड़े जहाज पर एक धमाका हुआ और उससे आग की लपटें और धुआं उठने लगा। धमाके के कुछ देर बाद यूक्रेनी नेवी ने ऐलान कर दिया कि रूसी नेवी का एक जहाज उसके हमले में नष्ट हो चुका है। हमले के बारे में यूक्रेन का दावा है कि क्रीमिया के सेवास्तोपोल बे में तैनात नेवल शिप पर मिसाइल हमला किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पहले 2 हमले नाकाम कर दिए गए। तीसरी मिसाइल नेवल शिप के अगले हिस्से पर गिरी। ये ऑपरेशन यूक्रेन की 3 एजेंसियों ने मिलकर अंजाम दिया। ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी HUR, सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी SBU और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस SSO की टीम ने साझा ऑपरेशन चलाया। जिस जहाज पर यूक्रेन ने मिसाइल हमला किया वो रूसी नेवी का सपोर्ट वेसल कोमोना है। ये रूस के उसी जहाज की तस्वीरें हैं जिसको टारगेट बनाया गया है। ये रूसी नेवी का सबसे पुराना सक्रिय जहाज था। कोमोना 1915 में रूसी नेवी में कमीशन किया गया था। यह गहरे समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम करता था। 110 साल पहले सबमरीन विकसित करने पर प्रयोग हो रहे थे, तब ये जहाज सबमरीन को बचाने के काम आता था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस जहाज ने कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए। यूक्रेन युद्ध में भी ये जहाज सक्रिय था। अब रूस का ये सबसे पुराना जहाज ऑपरेशन के काबिल नहीं बचा है। रिपोर्ट है कि कोमोना शिप को मिसाइल हमले से बहुत नुकसान पहुंचा है और रूसी नेवी का यह सबसे पुराना धरोहर ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने अब तक ब्लैक सी फ्लीट के कई जहाज नष्ट किए हैं और कई डुबा दिए हैं।
यूक्रेन ने रूस के काला सागर बेड़े को तबाह कर दिया है। 21 अप्रैल 2024 को यूक्रेन ने मिसाइल हमला करके रूस के सपोर्ट नेवल बेसिल कोमुना को ध्वस्त कर दिया और इससे पहले 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर भी बेबी ड्रोन से हमला किया और वो नष्ट हो गया। ये उन युद्धपोतों का ब्यौरा है जो हमले में डूबने से बच गए लेकिन नष्ट हो गए। 4 अगस्त 2023 को ओलेनोगोर्स्की गोनयार्क युद्धपोत पर हमला किया गया और उसे भारी नुकसान हुआ है। 24 मार्च 2022 को सीजर कोनिकोव युद्धपोत पर हमला किया गया और वो भी नेवल ऑपरेशन चलाने लायक नहीं बचा। अब आप वो जहाज देख रहे हैं जो यूक्रेन के हमले से काला सागर में डूब गया। 5 मार्च 2024 को यूक्रेन के हमले से रूस का पेट्रोलिंग युद्धपोत सर्गेई कोतोव डूब गया। 14 फरवरी 2024 को सीजर कोनिकोव डूबा था। 1 फरवरी 2024 को इवानोवेट्स युद्धपोत भी काला सागर में समा गया। 26 दिसंबर 2023 को नोवोचेकार्स्क युद्धपोत ने हमले के बाद जल समाधि ले ली और 4 नवंबर 2023 को अस्कोल युद्धपोत पर हमला हुआ और उसकी भी यही गति हुई। 13 सितंबर 2023 को मिन्स्क युद्धपोत पर हमला हुआ और वो भी डूब गया। 13 सितंबर 2023 को रोस्तोव ऑन डॉन सबमरीन पर मिसाइल से हमला हुआ। उसे बचाने की कोशिश हुई लेकिन सबमरीन में पानी भरा और वो डूब गई। 17 जून 2022 को वेसिल वेक युद्धपोत भी काला सागर के तल पर पहुंच गया। रूस का ब्लैक सी फ्लीट लगातार और बहुत तेजी से घटता जा रहा है। अब तक इस नेवल फ्लीट का 33% से ज्यादा हिस्सा या तो तबाह हो चुका है या फिर काला सागर के तल पर जल समाधि ले चुका है। यूक्रेन ने बीते 16 अप्रैल से 21 अप्रैल तक रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 21 अप्रैल को यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में रूसी नेवी सपोर्ट वेसल तबाह कर दिया था। 20 अप्रैल को यूक्रेन ने रूस के 300 हथियार तबाह कर दिए। 19 अप्रैल को क्रीमिया के पास यूक्रेन ने मिसाइल हमले में रूसी बॉम्बर को आसमान में मार गिराया। 18 अप्रैल की रात रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हथियार फैक्ट्री पर हमला किया। 17 अप्रैल को यूक्रेन ने तातारिस्तान इलाके में अटैक एमएस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करके रूस की न्यूक्लियर बॉम्बर फैक्ट्री को तबाह कर दिया। 16 अप्रैल को यूक्रेन ने क्रीमिया के जनकोई रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का गोदाम जलाकर राख कर दिया था। लेकिन 21 अप्रैल के हमले से बहुत विनाशक युद्ध की आशंका बढ़ गई है क्योंकि इस पर यूक्रेन और रूस के दावे अलग अलग हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून मिसाइल से हमला किया है। रूसी सेना का दावा है कि हमला अटैक एमएस मिसाइल से किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि हमला उसने स्वदेशी मिसाइल से किया। रूस का दावा है कि हमले के लिए अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल की गई। रूस पहले ही यह ऐलान कर चुका है कि विदेशी हथियारों से उसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए तो यूरोप में यूक्रेन के साथियों के सैन्य ठिकाने उसके टारगेट होंगे। अब आशंका है कि रूस यूक्रेन सहित यूरोप में बने नेटो सैन्य बेस पर सीधे हमला कर सकता है। रूसी सेना खार्किव और ओडेसा पर बड़े हमले कर सकती है। राजधानी कीव पर बड़े मिसाइल हमले हो सकते हैं। बाल्टिक सागर और ब्लैक सी फ्लीट से यूक्रेन पर हमले किए जा सकते हैं। रूस के परमाणु बॉम्बर यूक्रेन पर मिसाइल हमले कर सकते हैं। अगर यूरोप ने अटैक एमएस मिसाइल से हमलों का बदला लेने की ठानी तो यूरोप के कई नेटो सैन्य ठिकाने उसका टारगेट हो सकते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया में रूस नेटो बेस पर हमले कर सकता है। पोलैंड के नेटो बेस भी उसका टारगेट बन सकते हैं। इसके अलावा स्वीडन में बने नए बेस पर भी रूस हमले कर सकता है। अगर रूस ने अपनी विनाशक मिसाइलों का रुख नेटो ठिकानों की तरफ मोड़ा तो यूरोप से परमाणु युद्ध छिड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
इधर खबर ये आ रही है कि अरब में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अब ईरान की धमकी से युद्ध का अगला चरण शुरू हो गया है और ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमेनेई ने ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल और अमेरिका पर हमले तेज करने का फरमान जारी कर दिया है, जिसके तुरंत बाद सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले हो गए और इससे बौखलाए अमेरिका और इजराइल ने विध्वंसक पलटवार किया है। अब पेंटागन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिसमें ईरानी प्रॉक्सी का सफाया करने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले ईरान में इजराइल में बहुत बड़ा हमला करने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। ईरान ने ठाना है अब इजराइल पर फाइनल प्रहार की बारी है। इजराइल का संपूर्ण दमन करके ईरान का झंडा लहराना है। इसके लिए ईरान ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे इजराइल न सिर्फ पूरी तरह घिर जाएगा बल्कि उसे बचाने आए अमेरिका को भी अरब से भागना पड़ सकता है। दरअसल ईरान के हौसले इसलिए बुलंद हैं कि उसे रूस से Su-35 फाइटर जेट मिलने वाले हैं, जिसके बाद वो न सिर्फ ईरान को एक अभेद्य घेरे में तब्दील कर देगा बल्कि इजराइल के सैन्य ठिकानों पर भी अटैक करेगा। इस बीच इजराइल पर चारों तरफ ईरानी प्रॉक्सी ताबड़तोड़ हमले कर देंगे। अरब में 21वीं सदी की बैटल ऑफ बेबीलोन शुरू होने जा रही है। ईरान ठीक उसी तरह की रणनीति पर काम कर रहा है जैसा कि 636वीं ईस्वी में सासेरियन राजा का खात्मा करके पर्शियन साम्राज्य का संपूर्ण पतन कर दिया गया था। उस युद्ध में रशीदुन खलीफा ने फरात नदी पर कब्जा करके बेबीलोन की घेराबंदी कर दी थी, जिसके बाद पर्शियन सेना ने सरेंडर कर दिया था और फिर अरब में इस्लामिक साम्राज्य का विस्तार होने लगा था। दरअसल ईरान इस वक्त बेबीलोन बेस पर हुए हमले का बदला लेना चाहता है। जिसमें पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के मिलिट्री बेस को इजराइल ने खाक कर दिया था। अब ईरान ने सारे प्रॉक्सी को आदेश जारी कर दिया है कि एक साथ इजराइल पर इतना भीषण हमला बोला जाए कि उसका वजूद ठीक उसी तरह मिट जाए जैसे बेबीलोन के युद्ध में पर्शियन साम्राज्य का मिट गया था। ईरान ने जो रणनीति बनाई है उसमें इजराइल के अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमले किए जाएंगे ताकि नेटो इजराइल की मदद ना कर पाए। इसके अलावा इजराइल पर जब चारों तरफ से हमला होगा तो वो गाजा पर हमले नहीं कर पाएगा। यानी इजराइल डिफेंसिव मोड में आएगा और यही वक्त होगा जब ईरान आखिरी बाजी चलेगा। या तो गाजा में इजराइल युद्ध विराम करे या फिर तबाही के लिए तैयार रहे। ईरान के ऐलान से पहले ही प्रॉक्सी गुट बेकाबू हो रहे हैं। वो इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए बेचैन है। सीरिया में कतायब हिजबुल्लाह ने सीज फायर वापस ले लिया है।
जबकि पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स ने पहले ही कलासू बेस का बदला लेने के लिए लड़ाकों को तबाही का आदेश दे दिया है। उधर हूती हमास में सीज फायर के लिए इजराइल पर मिसाइल दाग रहा है। कतैब हिजबुल्लाह ने अमेरिकी मिलिट्री बेस जुमार पर जबरदस्त हमला बोला, जिसमें लगातार 5 रॉकेट दागे गए। हमला उस वक्त हुआ जब इराकी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में जो बाइडेन से मुलाकात करके वापस लौटे थे। इस हमले में एक अमेरिकी फाइटर जेट तबाह हो गया। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने सीरिया और इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। उधर टास्क फोर्स ने हूती ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का प्लान तैयार कर लिया है। खामेनेई के आदेश के बाद ईरानी प्रॉक्सी इजराइल में तबाही मचाने को तैयार हैं और इसके लिए घेराबंदी की जा रही है। गाजा से हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप हमला करेंगे, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह पहले से ही लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। उधर सीरिया की तरफ से कतैब हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, जबकि इराक से पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का हमला तय माना जा रहा है। यमन से हूती ने मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक करने की धमकी दी है। इस बीच बहरीन में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी अल अश्तर ब्रिगेड इजराइल पर रॉकेट स्ट्राइक कर सकता है और इनके अलावा दूसरे ईरानी समर्थित संगठन भी एक्टिव हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि सभी का जो कनेक्शन है वो तेहरान से जुड़ा हुआ है। यानी ईरान तैयारी कर चुका है कि वो इस बार आर पार की जंग लड़ेगा। इजराइल का खात्मा करेगा और अमेरिका का वर्चस्व अरब से हमेशा के लिए खत्म कर देगा। यही वजह है कि ईरानी प्रॉक्सी को हमले तेज करने का आदेश खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ही दिया है। और ये आदेश ऐसे वक्त पर दिया है जब इजराइल और अमेरिका ईरान और उसके प्रॉक्सी के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हैं। इस बीच खामेनेई ने ईरान और IRGC के टॉप कमांडर के साथ एक मीटिंग की और ईरान के मिलिट्री पावर की खूब तारीफ की। खामेनेई के बयान के तुरंत बाद अपनी ताकत की नुमाइश की, जिसमें मिसाइल पावर दिखाई और इजराइल के हमले को नाकाम करने का एक वीडियो भी जारी किया। यानी ईरान ये बताना चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाला। हालांकि ईरान की इस हिम्मत की वजह रूस चीन का साथ मिलना है। ईरान के ब्लूप्रिंट की भनक पेंटागन को भी है, इसलिए इजराइल को इनपुट दिया है कि ईरानी प्रॉक्सी 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। इसके बाद इजराइल ने लेबनान और गाजा बॉर्डर पर 3 लेयर डिफेंस सिस्टम की दीवार लगा दी है, जबकि गोलान हाइट्स की तरफ भी डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए हैं। साथ ही फाइटर जेट को वॉर रेडी कर दिया है, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। हालांकि अमेरिका को भरोसा है कि ईरान की धमकी के पीछे वजह कुछ और है। दरअसल वो ईरानी प्रॉक्सी से हमले कराकर गाजा में युद्ध विराम का दबाव बनाना चाहता है। उधर पेंटागन ने भी इस तरह की कोशिशें तेज कर दी, जिससे अरब को एटमी युद्ध का एपी सेंटर बनने से रोका जा सके। लेकिन इजराइल की सीज फायर नहीं करने की जिद अरब में बारूदी जलजला ला सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर आ रही है, डॉनबास में यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का हमला, रूसी जीटेल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम नष्ट हो गया है। कैमिकाजी ड्रोन से यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। ये
अमेरिका से यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सैन्य मदद भी मिल सकती है। अमेरिका और नेटो को लेकर जो ताजा रिपोर्ट आई है उससे एक बार फिर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन को बारूदी खेप देने के साथ ही युद्ध में बढ़त हासिल करने का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। यूक्रेन ने नेटो के आर्मी ऑफिसर्स को सलाहकारों के तौर पर भेजा है जो युद्ध की रणनीति बनाएंगे और हथियारों की ट्रेनिंग देने के साथ ही हथियारों के सही इस्तेमाल की जानकारी देंगे। और इतना ही नहीं, पुतिन के बाल्टिक प्लान को ध्वस्त करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बेलारूस पर दबाव बनाने का प्लान एक्टिव भी कर दिया गया है। यूक्रेन के ये टैंक इससे भी ज्यादा आग उगलने वाले हैं। यूक्रेन के एयर डिफेंस से रूसी विमानों और ड्रोन का पहले की तरह ही शिकार होने वाला है। कार्गो विमानों में हथियारों की लोडिंग हो रही है। अमेरिका के भारी भरकम विमान अब यूक्रेन की तरफ कूच करने वाले हैं। रूस की सेना जिन इलाकों में बारूदी कहर बरपा रही है वहां यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार की रणनीति तैयार कर ली है। यूक्रेन की जमीन पर बारूदी जखीरा पहुंचते ही एक बार फिर भीषण जंग की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या पुतिन अमेरिका की नई मदद को बर्दाश्त करेंगे? जवाब है, पुतिन का सब्र जवाब दे सकता है। सवाल है कि नेटो युद्ध का नेतृत्व करने वाला है। जवाब है, नेटो सेना यूक्रेन आ सकती है। सवाल यह भी है कि क्या पुतिन अब नेटो से बदला लेंगे? जवाब है, रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर सकता है। सिर्फ हथियार से ही नहीं, इस बार रूस को परास्त करने के लिए नेटो देशों ने एक बड़ी रणनीति भी तैयार की है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अमेरिका की नई यूक्रेन नीति क्या है। इस वीडियो से दावा किया गया है कि ये अमेरिका के 101 एयरबॉर्न डिवीजन के सैनिक हैं और इनके साथ फ्रांस के सैनिक भी हैं। सबसे अहम दावा लोकेशन को लेकर है। कहा जा रहा है कि यह वीडियो यूक्रेन के ओडेसा का है। रोमानिया के रास्ते नेटो सेना ओडेसा पहुंची है। यह रिपोर्ट ऐसी है कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान को छू सकता है। दावा यह भी है कि यूक्रेन के दूतावासों में सलाहकारों को भेजा गया है। अमेरिका यूक्रेन में सैन्य सलाहकारों को भेज सकता है। अमेरिकी अफसर हथियार के रखरखाव में मदद करेंगे। यूक्रेन की सेना को रणनीति बनाने में मदद करेंगे। यानी साफ है कि अमेरिकी सैनिक भले ही रूस की सेना पर हमला ना करें, लेकिन वो हमले की पूरी प्लानिंग करेंगे और प्लान को कामयाब बनाने में मदद करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ओडेसा में सैनिकों की मौजूदगी की खबर क्रेमलिन में खलबली मचा चुकी है। अमेरिका से हथियारों की खेप को मंजूरी मिलते ही नेटो के रुख में गजब का बदलाव आया है। नेटो महासचिव ने भी साफ कर दिया है कि नेटो देशों के सैनिक कीव में मौजूद हैं। सैनिकों का मकसद यूक्रेन की मदद करना है। रूस के खिलाफ नेटो के सैनिक नहीं लड़ेंगे। नेटो देश अपनी सुरक्षा के लिए मदद कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन के दौरे पर जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका चीन पर रूस की मदद नहीं करने का दबाव बनाएगा। एक तरफ रूस को घेरने की रणनीति तो दूसरी तरफ रूस के जवाबी हमले से बचने की तैयारी। दुनिया के संवेदनशील जगहों में से एक सुवाल्की कॉरिडोर में नेटो देशों के सैनिक जमा हो चुके हैं। बेलारूस पर शिकंजे का प्लान तैयार है। आपको दिखाते हैं रूस के प्राइम टारगेट और सबसे बड़े मददगार को लेकर क्या रणनीति बनी है।
पोलैंड और लिथुआनिया के बीच करीब 100 किलोमीटर का यह इलाका बेहद संवेदनशील है। बेलारूस और कैलिनिनग्राद को जोड़ने वाले इस कॉरिडोर पर रूस की लंबे समय से नजर है और इसीलिए नेटो ने यहां खास तैयारी कर ली है। यहाँ युद्ध अभ्यास के नाम पर नेटो की सेना की तैनाती हुई है। 21 अप्रैल से युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई है जो 26 अप्रैल तक चलेगी। नेटो की तरफ से यहाँ 1500 सैनिक तैनात हैं, लेकिन तैनाती 20,000 तक होने वाली है। टैंक और आर्टिलरी की भी तैनाती जारी है क्योंकि यहाँ अमेरिका, पुर्तगाल, लिथुआनिया, पोलैंड और दूसरे नेटो देशों के सैनिकों का भेजा जाना जारी है। रूस नेटो पर बाल्टिक के जरिए दबाव बनाता है, तो अब नेटो ने बेलारूस के जरिए रूस पर दबाव बनाने की रणनीति बना ली है। बेलारूस बॉर्डर पर यूक्रेन के 1,12,000 सैनिकों की तैनाती है। नेटो देशों के टैंक भी यहाँ तैनात है। नेटो देशों के कई अहम वाहन यहाँ पर मौजूद हैं। बेलारूस इस तैयारी से सतर्क है और सीमा पर एयर डिफेंस की तैनाती कर दी गई है। बेलारूस के रक्षा मंत्री ने नेटो को धमकी दी है कि अगर नेटो का एक भी विमान इस इलाके में देखा गया तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। नेटो की तैनाती से इशारा मिल रहा है कि अगर रूस ने बाल्टिक देशों पर अटैक किया तो दबाव बनाने के लिए बेलारूस पर यूक्रेन से हमला किया जा सकता है। जैसे को तैसा वाली इस नीति के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ज़ेलेंस्की बार-बार नेटो देशों को चेतावनी देते रहे हैं और ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपनी बात को दोहराया है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन यूक्रेन को हथियारों की संजीवनी के साथ रूस को घेरकर सबक सिखाने का मिशन नेटो ने लॉन्च कर दिया है। एक तरफ यूक्रेन की सेना रूसी फौज से जंग लड़ेगी तो दूसरी तरफ बाल्टिक को बचाने और रूस के हमलों का पलटवार करने की तैयारी भी हो गई। नेटो देशों का मानना है कि सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे का प्लान क्रेमलिन की रणनीति हो सकती है। सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे से पोलैंड को लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया से भी अलग थलग किया जा सकता है। इस कॉरिडोर के दोनों छोर कैलिनिनग्राद और बेलारूस के रूप में रूस का दबदबा है। ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक फिनलैंड के करीब स्कंदर मिसाइल ब्रिगेड की तैनाती की गई है। फिनलैंड की सीमा के करीब टैंक डिवीजन की तैनाती की तैयारी है। फिनलैंड के करीब एयरफोर्स एयर डिफेंस की तैनाती भी है। इसके अलावा पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया जैसे देश कई महीने से रूस से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ब्रिटेन का दावा है कि रूस ने भले ही बाल्टिक देशों में हमला नहीं किया है, लेकिन यहां से गुजरने वाले विमानों के सिग्नल कई बार जैम किए जा चुके हैं। ब्रिटिश विमानों के सिग्नल जैम होने से कई बार बड़े हादसे का खतरा भी टला है। ब्रिटेन का आरोप है कि रूस कैलिनिनग्राद में मौजूद अपने इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से ब्रिटिश विमानों के लिए खतरा पैदा कर रहा है और ऐसा करना भी एक तरह का युद्ध है। फिलहाल रूस को अलग थलग करके यूक्रेन में हार की कगार तक पहुंचाने का प्लान है, लेकिन रूस कई बार नेटो को ऐसे हालात में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। अब अगर पुतिन पर अमेरिकी हथियारों से बड़ा प्रहार होता है और रूस को बड़ा नुकसान होता है तो पुतिन यूक्रेन से ही नहीं बल्कि नेटो से भी इसका बदला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन का बड़ा हमला, रूस की होवित्जर गन हमले में तबाह हो गई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेन ने HIMARS रॉकेट से हमला किया है। 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है। राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर सैन्य परेड का आयोजन करता है और इस दिन पूरे रूस में जश्न का माहौल रहता है।
आज से ठीक 17 दिन बाद 9 मई की तारीख आने वाली है और जानते हैं इस बार विक्ट्री डे सिर्फ मॉस्को ही नहीं बल्कि कीव पर भी रूसी फ्लैग लहराकर मनाया जाएगा, क्योंकि पुतिन ने क्रेमलिन में बैठकर यूक्रेन फतेह का प्लान तैयार किया है। अगले 17 दिनों तक यूक्रेन पर कब, कहां और कैसे हमला होगा, इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार है। अब सवाल यह है कि पुतिन ने आखिर 9 मई की तारीख ही क्यों चुनी है? क्या वाकई में 9 मई से पहले यूक्रेन का रूस में विलय हो सकता है? देखिए इस रिपोर्ट में। अगले 17 दिनों तक यूक्रेन पर प्रचंड अंदाज में हमला होने वाला है। अगले 17 दिनों तक जल थल नभ से सामूहिक प्रहार होने वाला है। अगले 17 दिनों तक यूक्रेनी सरजमी पर पुतिन ब्रिगेड का बारूदी ट्रेलर दिखाई देने वाला है, वो भी पहले से ज्यादा विनाशक अंदाज में। दरअसल आज से ठीक 17 दिन बाद 9 मई 2024 की तारीख आएगी। यकीन मानिए इस तारीख का रूसी इतिहास के पन्नों में दर्ज होना तय माना जा रहा है, क्योंकि 9 मई 2024 को लेकर आशंका जताई जा रही है कि इस दिन रूस यूक्रेन जंग का आखिरी फैसला आ सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया के नक्शे पर मौजूद यूक्रेन का विलय रूस में हो सकता है। और जानते हैं इन आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है? प्रेसिडेंट पुतिन की सीक्रेट मीटिंग से लीक हुई वॉर रिपोर्ट। मसलन पुतिन ने बड़े सैन्य अफसरों के साथ खुफिया मीटिंग की। क्रेमलिन में हुई इस बैठक में सेना प्रमुख भी शामिल हुए। इसके अलावा पुतिन कैबिनेट के मंत्री भी मीटिंग में मौजूद थे। इस बैठक में 9 मई से पहले यूक्रेन पर कब्जे का प्लान बना। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्रेमलिन में हुई सीक्रेट मीटिंग में अगले 17 दिनों तक यूक्रेन में तबाही मचाने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मतलब ये कि अगले 17 दिन यानी 9 मई से पहले यूक्रेन पर कब, कहां और कैसे हमला करना है, किन इलाकों पर सबसे पहले कंट्रोल करना है, ये सब कुछ तय किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने आखिर 9 मई की तारीख को क्यों चुना? क्यों 9 मई से पहले संपूर्ण यूक्रेन पर फतेह का प्लान तैयार किया? आखिर 9 मई का पुतिन और रूस से क्या ताल्लुक है? तो आपको बता दें कि 9 मई की तारीख रूस के लिए पहले से ही ऐतिहासिक है। दरअसल 9 मई को रूस विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है, जश्न मनाता है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विध्वंसक हथियारों की नुमाइश करता है। आपको बता दें कि रूस के लिए विक्ट्री डे किसी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 8 मई 1945 को जर्मन की नाजी सेना ने आत्मसमर्पण किया। जर्मन नाजी की हार के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने जर्मनी के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस युद्ध में सोवियत संघ के करीब 2.5 करोड़ सैनिक मारे गए थे। 9 मई 1945 को सोवियत संघ ने विजय दिवस के तौर पर मनाया।
हर साल 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर परेड आयोजित की। दरअसल रूस के विक्ट्री डे परेड का आयोजन युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों को समर्पित करने के लिए किया जाता है। लिहाजा पुतिन भी 9 मई की तारीख को एक बार फिर ऐतिहासिक बनाने के लिए यूक्रेन पर कब्जे का प्लान तैयार कर चुके हैं, क्योंकि पुतिन यूक्रेनी सेना को नाजी के नाम से ही पुकारते हैं। ऐसे में 79 साल बाद पुतिन यूक्रेन को जंग में हराकर ज़ेलेंस्की को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं और 9 मई से पहले यूक्रेन का रूस में विलय कर अपनी आवाम को बड़ा तोहफा दे सकते हैं। और 9 मई वाले वॉर प्लान को अंजाम देने के लिए पुतिन ब्रिगेड ने खार्किव, चासिव यार, ओडेसा समेत दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। मसलन खार्किव में फैब 500 ग्लाइडेड बम से रूसी सेना का हमला, यूक्रेनी सेना का मिलिट्री बेस और वेपन डिपो तबाह। निप्रो में रूसी डिफेंस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया, यूक्रेन का MiG-29 लड़ाकू विमान हमले में तबाह। मिसाइल हमले में यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त, यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री भी रूसी हमले में तहस नहस। चासिव यार में रूसी वायुसेना के लड़ाकू विमानों की एयर स्ट्राइक, रिहायशी इमारतें, रेलवे स्टेशन हमले में ध्वस्त। अवदीपका में यूक्रेनी सेना के सैन्य अड्डों पर रूस का ड्रोन हमला, रूसी अटैक हेलीकॉप्टर ने भी भीषण बमबारी की। लुहांस्क में रॉकेट लॉन्चर और MLRS से रूसी सेना का प्रहार, हमले की चपेट में आए क्रेमिन्ना के जंगल जलकर राख। ओडेसा में ब्लैक सी से क्रूज मिसाइलों के जरिए विध्वंसक हमला, रूसी हमले में यूक्रेन का हथियार डिपो नेस्तनाबूद हुआ। खार्किव, चासिव, निप्रो, डोनेट्स्क, लुहांस्क या फिर ओडेसा, यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन के इस प्रतिशोध का मकसद साफ है, 17 दिनों के भीतर यूक्रेन के बड़े इलाकों पर कब्जा और 9 मई को यूक्रेन की राजधानी कीव पर कंट्रोल के साथ रूसी झंडा फहराना। भले ही पुतिन ने 9 मई से पहले यूक्रेन विजय की स्क्रिप्ट लिख दी हो, मगर इतनी आसानी से ज़ेलेंस्की रूस को जंग जीतने भी नहीं देंगे, क्योंकि जहां रूस यूक्रेनी इलाकों में तबाही मचा रहा है, तो वहीं बीते 120 घंटों से यूक्रेनी सेना रूस पर गोरिल्ला अटैक को अंजाम दे रही है। ईरान पर इजरायली हमले के प्रतिशोध का तेहरान ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। 19 अप्रैल के हमलों के बाद ईरान ने भले ही कहा हो कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान के सैन्य बेस को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली मिसाइलें ईरान के एयर डिफेंस को बाईपास करते हुए इस्फहान बेस पर गिरी हैं और इस हमले का प्रतिशोध लेने के लिए तेहरान ने बड़ी तैयारी की है और इसकी जिम्मेदारी ईरान के समर्थन से चलने वाले मिलिशिया गुटों को दी गई है। देखिए इजरायल के खिलाफ क्या है रईसी का पूरा प्लान। अप्रैल को जब अरब से महासंग्राम की आशंका भड़की तो ईरान की सरकार ने कहा कि दुश्मन इजरायल के हमले नाकाम कर दिए गए। तेहरान से बयान जारी हुआ कि इस्फहान में हुए धमाके ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम के थे। तीन छोटे संदिग्ध ड्रोन सैन्य बेस की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से फायर हुए, जिससे धमाके की आवाज आई। लेकिन अब 19 अप्रैल का सच सामने आ रहा है। ये ईरान के इस्फहान बेस की दो तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई हैं। एक तस्वीर में इस्फहान बेस पर तैनात सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं और सब कुछ सामान्य है।
लेकिन दूसरी तस्वीर में मिसाइल धमाके के निशान और तबाह सैन्य उपकरण नजर आ रहे हैं। ये इस बात के सबूत है कि इजराइल का मिसाइल हमला कामयाब रहा है। एक ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के मुताबिक इस्फहान बेस पर ईरान के कई सैन्य उपकरण तबाह हुए हैं। इनमें एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। हमले ईरान के परमाणु ठिकाने के करीब किए गए। इजराइल के हमले सटीक रहे हैं और ईरान के डिफेंस सिस्टम सभी हमले नहीं रोक पाए। नतांज न्यूक्लियर ठिकाने के करीब भी इजराइल के 2 हमले कामयाब रहे हैं। नेटो अधिकारियों के मुताबिक इजराइल ने सोची समझी रणनीति के तहत हमले किए थे। इजराइल को यह संदेश देना था कि वो ईरान के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है और यही उसने कर दिखाया। यानी ईरान ने दुनिया के सामने जो कुछ कहा वो अधूरा सच है और 19 अप्रैल को ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के इस हमले का पलटवार ईरान ने सोची समझी रणनीति के तहत नहीं किया। अगर इजराइल पर ईरान हमला करता तो इजराइल सहित नेटो के डिफेंस सिस्टम सुरक्षा में तैनात थे और संभव था कि ईरान को बड़ी कामयाबी नहीं मिलती। अब ईरान के राष्ट्रपति रईसी ने इजराइल और उसके सहयोगी देशों से बदला लेने के लिए लाल सागर का चक्रव्यूह और ज्यादा बारूदी बनाने का प्लान तैयार किया है। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट है कि ईरान लाल सागर का समुद्री जलमार्ग ब्लॉक करके इजराइल और पश्चिमी देशों के कारोबार को ठप करने का प्लान बना चुका है। ब्रिटेन के मिडिल ईस्ट मिनिस्टर लॉर्ड अहमद ऑफ विंसर इस वक्त बहरीन दौरे पर हैं। अहमद ने कहा है कि लाल सागर में ईरान हमले बढ़ाने का आदेश दे चुका है। ईरान का हूती मिलिशिया संगठन जहाजों पर मिसाइल हमले तेज करने वाला है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान से इजराइल पर हमले तेज होने वाले हैं। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि हूती और हिजबुल्लाह के लड़ाके IRGC यानी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं। IRGC के कई कमांडर हूती के मिसाइल लॉन्च पैड पर हैं। इसके साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर भी ईरान के कमांडर पहुंच चुके हैं। इनकी निगरानी में ही हूती हिजबुल्लाह लड़ाके बड़े हमले शुरू करने वाले हैं। ये कमांडर एंटी शिप क्रूज मिसाइल, प्रिसिशन स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के विशेषज्ञ हैं। ईरान ने 2 तरफ से इजराइल और पश्चिमी देशों का घेरा डाल दिया है। लाल सागर से कारोबार ठप हुआ तो अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। ईरान लाल सागर में शिपिंग पूरी तरह रोकना चाहता है। लाल सागर बंद होने पर जहाजों को साउथ अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। हूती का प्लान केप ऑफ गुड होप से होकर जाने वाले जहाजों को निशाना बनाना भी है। ऐसे में शिपिंग इंडस्ट्री पूरी तरह चरमरा जाएगी। लाल सागर में हमलों से ग्लोबल सप्लाई चेन पहले ही बाधित हो चुकी है। शिपिंग और शिपिंग इंश्योरेंस के दाम बढ़ चुके हैं। अगर हालात और बिगड़े तो महंगाई बढ़नी तय है और इससे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। ईरान इसी रणनीति के तहत हमले करना चाहता है ताकि उसकी मिसाइलों से यूरोप घुटनों पर आने को मजबूर हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इधर राफा के मामले पर भी इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी है और बमबारी शुरू कर दी है। शुरुआती हमलों में ही 24 लोगों और कई बच्चों की मौत की खबर है। इजराइल अपनी जिद पर कायम है और राफा में जल्द ही जमीन से भी सेना का ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाएगा। अमेरिका ने दुनिया के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए गाजा में नरसंहार के आरोपी एक सैन्य बटालियन पर बैन लगाने का मन बनाया है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका से इजराइल को हथियारों की सप्लाई में भी मुश्किल आ सकती है। जहां लाखों लोग जमा, वहीं बरसने लगा है अब इजरायली बम।
तस्वीरों से साफ है कि जहां बम गिरा वहां आसपास कई लोग मौजूद हैं। सिर्फ अल तुफा नहीं बल्कि राफा बॉर्डर को दहलाने का मिशन भी शुरू हो चुका है। राफा बॉर्डर धमाकों से गूंज उठा है। अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए आखिरकार इजराइल ने राफा में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिका ने जैसा अंदेशा जताया है वैसा ही हो रहा है। राफा पर जमा भीड़ के बीच बमबारी की वजह से 18 बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। राफा में फिलहाल हवाई हमले की शुरुआत हुई, लेकिन यहां भी जमीन पर इजरायली सेना का ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। पीएम नेतन्याहू के मुताबिक राफा पर हमले से हमास पर दबाव बनेगा और बंधकों की रिहाई में मदद मिलेगी। इजराइल का दावा है कि राफा में हमास के कई लड़ाके रह रहे हैं। हमास लड़ाकों का परिवार राफा में मौजूद है। राफा हमास का आखिरी गढ़ बन चुका है। राफा में लाखों लोगों की मौजूदगी की वजह से अमेरिका इजराइल को राफा में हमले से रोक रहा था, लेकिन इजराइल की दलील है कि गाजा में आम लोगों की मौत को टालना मुश्किल है, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने आम लोगों को ही ढाल बना लिया है। खान यूनिस की तरह ही राफा को भी इजरायली सैनिकों ने घेर कर हमले का प्लान तैयार किया है। अंदेशा है कि एक बार फिर राफा की वजह से गाजा में आम लोगों की मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा होने जा रहा है। इजराइल बंधकों को छुड़ाने के लिए हमले कर रहा है, लेकिन इससे बंधकों की रिहाई और मुश्किल हो सकती है। हमास नेता राफा में हमले से नाराज है। कतर में सीज फायर पर बातचीत रुक गई है। हमास बातचीत से इनकार कर सकता है। ईरान इजराइल के बीच छिड़ी नई जंग के बीच अमेरिका इजराइल की एक सैन्य टुकड़ी पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की एक बटालियन पर वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अमेरिका इसी को लेकर इजरायली सैन्य टुकड़ी पर बड़े कदम उठाने की योजना बना रहा था। खबर यह भी है कि बाइडेन प्रशासन इस बटालियन को ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की तरफ से फंडिंग रोक दी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कुछ ही दिनों में इजरायली नेत्जा यहूदा के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका इजराइल की सेना पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।